तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका कोडिंग एक ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लॉस फंक्शन के बारे में और उसको डेराइव करेंगे ज्ञान। जो ज्ञान का जो लॉस फंक्शन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, वो क्या होता है और उसको डेराइव करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप पिछले उस वीडियो से ज्ञान के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, आपने देखा ज्ञान क्या होता है, ज्ञान का मेन पर्पस क्या होता है, ज्ञान में डिफरेंशिएटर क्या होता है, जनरेटर क्या होता है, लॉस फंक्शन क्या होता है, ज्ञान वर्क कैसे करता है, आप ये सब पिछली वीडियो में समझ चुके हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम देखेंगे लॉस फंक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं ज्ञान का, और उसका सिग्निफिकेंस क्या होता है। ठीक है, उससे हमें क्या मिलता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाते हैं हम थोड़ा एक सैम्पल एक उससे रफ स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ज्ञान में मान लो मेरे पास ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, ये मेरा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि मेरा एक्चुअल सेट है, ये मेरा रियल सेट है, जिसकी वैल्यू मेरे को अननोन है। ठीक है, रियल सेट की वैल्यूज हमें पता नहीं होती। ठीक है, सबसे पहले ज्ञान में क्या करते हैं, हम एक जनरेटेड सेट करते हैं, हम जनरेट करते हैं। ठीक है, जनरेट करके उसको फिर डिफरेंशिएटर को पास करते हैं, डिफरेंशिएटर डिफरेंशिएट कर पाता है नहीं कर पाता, उसके बेसिस पर हम देखते हैं कि हमारा जनरेटेड डेटा सेट कितना बढ़िया है एज कम्पेयर टू हमारा जो एक्चुअल सेट है। ये एक मोटा मोटा आइडिया होता है ज्ञान का। ठीक है, तो इसके लॉस फंक्शन की डेरिवेशन करने से पहले हम थोड़ा इसके बारे में समझ लेते हैं कि ज्ञान फंक्शन में ज्ञान फंक्शन की हम थोड़ा सा एक ओवरव्यू कर लेते हैं कि हमें क्या क्या पता होना चाहिए ज्ञान फंक्शन और लॉस फंक्शन पढ़ने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया हमारा रियल डेटा सेट है, इसके पास प्रोबेबिलिटी होगी, इसके अंदर हमारे को सैंपल पॉइंट्स छुपे पड़े हैं जो डेटा सेट के पॉइंट्स होते हैं, आपको पता होगा। ठीक है, ये हमारा डिफरेंशिएटर है। ठीक है, ये हमारा डिफरेंशिएटर है। डिफरेंशिएटर के पास हम डिफरेंशिएटर में हम इस वैल्यू को सेंड करते हैं। ठीक है, इसके अब देखो डिफरेंशिएटर क्या होता है, डिफरेंशिएटर मोटा मोटा CNN ये एक न्यूरल नेटवर्क है, तो इसके पास कुछ वेट्स एंड बायस होंगे, तो थीटा 1 यहाँ पे डिनोट कर रहा है, ये इसके वेट्स एंड बायस है। ठीक है, जो हम सेट कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये हमारा जो है, ये हमारा जनरेटेड सैंपल है। ठीक है, इनिशियली जनरेटेड सैंपल क्या होता है, इनिशियली जनरेटेड सैंपल होता है थोड़ी नॉइज वगैरह ही होती है। ठीक है, और धीरे धीरे करके जब उसको हम हर इपॉक में रन करवाते हैं, जनरेटर के थ्रू पास करवाते हैं, डिफरेंशिएटर के थ्रू पास करवाते हैं, उनकी वैल्यूज एडजस्ट करते हैं, फिर बैक प्रोपेगेट करते हैं, फॉरवर्ड फीड करते हैं, उसके जाके उस जनरेटेड सैंपल को थोड़ा हम मॉडिफाई करते हैं ताकि हमारी रियल सेट से क्लोजली मैच करे। ठीक है, तो ये हमारा जनरेटेड सैंपल सेट है, इसको हम, और ये हमारा जनरेटर है। ठीक है, जनरेटर है। अब जनरेटर भी एक CNN होता है, तो इसके पास भी कुछ वेट्स एंड बायस होंगे, तो मान लो इसको θ2 लिख लेते हैं। ठीक है, θ2 क्या है, वेट्स एंड बायस है। ठीक है, ये हो गया। अब देखो प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले प्रोसेस ये होता है कि जनरेटर जो हमारा सैंपल होता है उसको हम जनरेटर के थ्रू पास करवाते हैं ताकि जनरेटर जो है हमारा सैंपल जनरेट करे। ठीक है, सैंपल जनरेट करने के बाद हम क्या करेंगे, हम इसको dx को डिफरेंशिएटर को देंगे, डिफरेंशिएटर को उसी पॉइंट पे हम हमारा एक्चुअल फ्रीक्वेंसी थोड़ी थोड़ी वैल्यूज देते रहेंगे, और फिर डिफरेंशिएटर में डिफरेंशिएट करके हमारी हाई प्रोबेबिलिटी बताएगा। ठीक है, इसके बाद कुछ अब क्या होगा, ये इपॉक्स थोड़े टाइम तक रन करते रहेंगे, और उसके बाद हमारा ये, इसको हम ये कह सकते हैं आफ्टर सेवरल इपॉक्स। ठीक है, काफी इपॉक्स रन होने के बाद हमारा जो जनरेटेड सैंपल है वो थोड़ा थोड़ा हमारे जो एक्चुअल सेट है उसके जैसे उसके कंपैरिजन में आने लगेगा। ठीक है, अब एक और बात समझ लो, देखो हमने जो एक्चुअल जो हमारा सेट था उसको जब हमने जनरेटर डिफरेंशिएटर में पास करा, तो उसने कुछ प्रोबेबिलिटी दी होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी उसको हम कहेंगे dx। ठीक है, और dx की वैल्यू देखो प्रोबेबिलिटी है तो इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी, ये बात है। ठीक है, फिर जब हमने जनरेटर की वैल्यू dx में पास करी तब भी वो प्रोबेबिलिटी देगा px डैश मान लो। ठीक है, इसको हम कहेंगे d ऑफ g ऑफ x कह लो। ठीक है, x कह लो, और इसकी वैल्यू होगी कुछ 0 से लेके 1 तक। ठीक है, एक काम करो, इसको थोड़ा इजी समझने के लिए इसको ऐसे समझ लो कि ये होगी d ऑफ g ऑफ z। ठीक है, और इसकी वैल्यू होगी 0 से लेके 1 के बीच में। ठीक है, ये हम तुमने एक एक मोटा मोटा देख लिया है। ठीक है, कि सिग्निफिकेंस क्या होगा, अगर मैं कुछ आगे जब हम फंक्शन डेरिवेशन करेंगे तो मैं कुछ लिखूंगा तो तुम्हें पता होना चाहिए कि भैया उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो चलो अब इसका डेरिवेशन शुरू करते हैं। ठीक है, नए पेज पे आते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब देखो हमें डिफरेंशिएट करना है, बेसिकली हमें डिफरेंशिएट करना है कि कौन सा हमारा कौन सा हमारे एक्चुअल सेट है, कौन सा हमारा जनरेटेड सेट है। ठीक है, तो इसके लिए हम लॉस फंक्शन यूज करेंगे, वो बेसिकली प्रीमैच्योरली। तो उस लॉस फंक्शन को हम यहाँ पे एग्जांपल में हम यूज कर रहे हैं बाइनरी
क्रॉस एंट्रोपी लॉस फंक्शन, ठीक है, एंट्रोपी लॉस फंक्शन। इसके बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। अगर आपको ये नया नया लग रहा है, आपको लग रहा है कि ये क्या होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप हमारे जाके प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, वहां पे हमने इसको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। तो हमने जब देखा था, तो बाइनरी जब क्रॉस एंट्रोपी होती है उसका फंक्शन कुछ ये होता है, ठीक है, y इंटू लॉग ऑफ y डैश प्लस 1 माइनस y लॉग ऑफ 1 माइनस y डैश, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात देखना, y जो है ना हमारा, y जो है हमारा, वो हमारा ओरिजिनल डेटा सेट से आएगा, ओरिजिनल डेटा सेट से आएगा, एंड y डैश जो है ना हमारा, वो हमारा जनरेटेड डेटा सेट से आएगा, ठीक है। जनरेटेड डेटा सेट का प्रोबेबिलिटी को हम एक तरह से कह सकते हैं वो वहां से आएगा, ठीक है। ये हमने हो गया। अब हमें क्या करना है, अब देखो सिंपल सी बात है यार, देखो जब तुम्हारा कुछ डेटा आ रहा है, जब तुम डेटा पॉइंट दे रहे हो, या फिर जब जब हम उसको जनरेटर के थ्रू पास करवा रहे हैं, तो अपने सैंपल को यहाँ पे, ठीक है, ये तो तुम्हारा एक्चुअल सैंपल है, ये रियल प्रोबेबिलिटी का सैंपल है। तो जब इसको डीएक्स के थ्रू पास करवाओगे, तो इसका जो लेबल है वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 1, क्योंकि ये क्या है, ये ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू ना, कि ये हमें पता है ये सही वैल्यू है, सही वैल्यू है, ठीक है। सिमिलरली जब तुम जनरेटर को थ्रू पास करवाओगे, जनरेटर को डिफरेंशिएटर के थ्रू पास करवाओगे, तो जो तुम्हारा लेबल होगा वो 0 होगा, क्योंकि तुम्हें पता है वो फॉल्स लेबल है, ठीक है। इसको अगर तुम इसको ना ऐसे, इसको हम ऐसे लेजेंड्स की तरह समझ लेते हैं थोड़ा, अभी मतलब इसको हम अभी मान लेते हैं कि जो हमारे डिफरेंशिएटर के थ्रू पास होगी, अगर हमारा रियल डेटा सेट से आ रही तो उसकी वैल्यू 1 होगी, जनरेटेड डेटा सेट से आ रही उसकी वैल्यू 0 होगी। क्यों? क्योंकि देखो 1 जो है वो ट्रू डेटा सेट है हमारा, हमें पता है कि वो असली है, और जो हमारा वो है जनरेटेड है वो फॉल्स है, हमें उसको प्रूव करना है। हम हमारा काम ही यही है, ज्ञान का काम ही यही है कि वो उसको ट्रूथ के क्लोज, जितना क्लोज हो उतना क्लोज जा सके, ठीक है। तो देखो जब हमारा उसमें अब हम ऐसे मान लो, जब हम इसमें हम जब y की वैल्यू डालेंगे फॉर ट्रू डेटा सेट, ठीक है, तो क्या होना चाहिए, तो इसकी वैल्यू होनी चाहिए p, एक मिनट, तो इसकी वैल्यू कुछ होनी चाहिए ये, एक मिनट देखना, ठीक है, p 1 कॉमा y डैश, ठीक है, p कॉमा 1 डैश, तो देखो 1 है तो ये वाला पार्ट कट जाएगा, ये वाला पार्ट 1 माइनस 1 0, ये पूरा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा लॉग ऑफ y डैश, ठीक है। अब मैंने पहले क्या बोला था, y डैश अगर हम इसके डिफरेंशिएटर के थ्रू पास कर रहे हैं रियल प्रोबेबिलिटी से, तो y डैश हमारा क्या होगा, dx के बराबर होगा, प्रोबेबिलिटी क्या होगी, dx के बराबर होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा लॉग ऑफ dx, ठीक है, इतना याद रखो, ये पहली इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब हम y अगर लेंगे फॉर फॉल्स डेटा सेट, ठीक है, अगर हम फॉल्स डेटा सेट के थ्रू लेंगे, फॉल्स डेटा सेट के थ्रू हम लेंगे, तो हमें पता है हमारा जो एक्चुअल होगा वो 0 होगा और ये y डैश होगा। तो इसमें क्या होगा, इसमें ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 इंटू समथिंग कुछ भी कर लो वो 0 ही होगा, ठीक है, ये 0 हो जाएगा। और जो हमारा बाकी का बचेगा वो बचेगा log ऑफ 1 माइनस y डैश, ठीक है, y डैश। अब हमने बोला था कि जो जनरेटर से हमारा जो पास होगा उसकी प्रोबेबिलिटी जो होगी वो डी जी ऑफ जेड के बराबर होगी, डी जी ऑफ जेड, ठीक है। तो वही हम करेंगे, तो इसका हो जाएगा log ऑफ 1 माइनस डी जी ऑफ जेड, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन हो गई, ठीक है। इतना तुम्हें समझ में आ रहा है। देखो क्या करा, ट्रू डेटा सेट के लिए हमने इसकी वैल्यू रखी, फिर फॉल्स डेटा सेट के लिए हमने इसकी वैल्यू रखी, दोनों से हमें कुछ फाइनल वैल्यूज मिल गई। अब हम अगला क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे ना, इसको ए और देखो इतना हो गया। अब देखो डिफरेंशिएटर का काम क्या है, डिफरेंशिएटर का काम है कि वो इन दोनों को जितना जितना बढ़िया तरीके से हो सके उतनी बड़ी तरीके से डिफरेंशिएट कर सके, यही काम होता है डिफरेंशिएटर का। ज्ञान में डिफरेंशिएटर का काम ये होता है कि अगर तुम उसको फॉल्स इमेज दे रहे हो और उसको एक ट्रू इमेज दे रहे हो, तो वो ये कह सके कि हाँ ये वाली फॉल्स इमेज है और ये वाली ट्रू इमेज है, वो क्लासिफाई कर सके, वो डिफरेंशिएट कर सके। तो डिफरेंशिएट करने के लिए क्या होगा ना, डिफरेंशिएट करने के लिए क्या चाहिए तुम्हें, जरूरी कि जो ये दोनों फंक्शन है ना ये मैक्सिमम होने चाहिए, मैक्सिमाइज होने चाहिए। जितने सारे मैक्सिमाइज होंगे ना उतना इजी होगा तुम्हारे डिफरेंशिएटर के लिए इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसमें, इसके लिए हम क्या करेंगे ना, ये हमने कर लिया, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं आई। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मैक्सिमाइज करने के लिए इन दोनों की इक्वेशन पे एक बार नजर देख लेते हैं, नजर डाल लेते हैं। तो देखो पहली वाली इक्वेशन क्या थी, log ऑफ डी ऑफ एक्स, ठीक है। इसका ग्राफ बनाते हैं। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं
ठीक है। इसका मैं ग्राफ बनाऊं, इसका अगर ग्राफ होता है ना जो, तो इसका ग्राफ तुम्हें पता है लॉग फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है। लॉग फंक्शन का ग्राफ, लॉग फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ये कट कर जाता है। ठीक है, ये जिस पॉइंट पे कट कर रहा है इसकी वैल्यू 1 होती है एंड देन ये कट कर जाता है। अब देखो यहाँ पे क्या है, बेसिकली हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं तो इस ऊपर वाले एरिया की तो कोई जरूरत है नहीं हमें, क्योंकि ऊपर वाला एरिया क्या है, 1 से बड़ा है एंड ऑब्वियसली बात है प्रोबेबिलिटी कभी 1 से ज्यादा हो नहीं सकती, तो हम इस ऊपर वाले एरिया को अवॉइड करते हैं। अब इस एरिया को जब हम अवॉइड करेंगे, इस वाले एरिया को अगर हम हटा दें यहाँ से, ठीक है, थोड़ा ढंग से हटाते हैं। ठीक है, इसको एक बार हमने हटा दिया तो हमें 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 देखने को मिल रहा है कि जो मैक्सिमम वैल्यू हो रही है वो 1 पर हो रही है। ठीक है, 1 पर हो रही है। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं, इससे हम ये बोल सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू जो होगी ऑफ लॉग ऑफ डी ऑफ एक्स जो होगी वो 1 पे होगी। ठीक है, ये हो गया। अब सिमिलरली ये तो हमने पहले पार्ट के निकाल दिए। अब दूसरा फंक्शन क्या था, लॉग ऑफ 1 माइनस डी ऑफ जी ऑफ जेड। ठीक है, ये हो गया। अब इसका भी ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, इसका ग्राफ अगर हम बनाएंगे, तो इसका ग्राफ ऐसा बनेगा कुछ, इसका ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा। ये हमारा एक लाइन जाएगी। ठीक है, इसको थोड़ा कलर डिफरेंशिएट कर देते हैं। ठीक है, ये लाइन हमारी जाएगी, ये 1 पे हमारी लाइन ऐसे जाएगी, एक मिनट सॉरी, ये हमारी लाइन कुछ जाएगी 1 पे। ठीक है, तो हमारा ग्राफ क्या जाएगा ना, ये हमारा ग्राफ नेगेटिव में 1 को अप्रोच करेगा एंड ऐसे जाएगी कुछ हमारा ग्राफ, ये ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा। ठीक है, ऐसा जाएगा। तुम बेसिक आइडिया लगा देना कि ये जैसे जैसे वैल्यू घटती जाएगी ना, वाई इसकी वैल्यू जैसे जैसे घटती जाएगी ये 1 की तरफ टेंड करेगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से देखें तो हमें यहाँ से पता चलता है कि ये जो इस पोर्शन को काटेगा वो 0 पे काटेगा। ठीक है, जैसे हमने ऊपर करा था वैसे हम यहाँ पे भी कह सकते हैं कि हमें इस एरिया की जरूरत नहीं है। इस एरिया की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि ये एरिया क्या है, ये 0 से कम है और हमें पता है प्रोबेबिलिटी कभी 0 से कम हो भी नहीं सकती। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली इस ऊपर वाले एरिया को नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, नेग्लेक्ट कर दिया। नेग्लेक्ट करने के बाद हमें पता चला, वापस से खींच देता हूँ। ठीक है, हमें पता चला कि जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू है ना वो 0 पर आ रही है। तो हम इससे ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डी ऑफ जी ऑफ जेड इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब मैंने क्या कहा था ऊपर, मैंने कहा था यहाँ पे अगर बैक जाए, मैंने कहा था कि अगर हमें आंसर निकालना है, ठीक है, अगर हमें अपना आंसर चाहिए, अगर हमें डिफरेंशिएटर को अच्छे से वर्क करवाना है तो हमें इसकी और इसकी वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको एक लाइन में लिखना चाहूं तो मैं ये लिख सकता हूं कि मैक्स अगर मैं करना चाहूं, अगर मैं चाहता हूं कि मेरी वैल्यू मैक्सिमम हो तो मुझे करना मैक्सिमम करना पड़ेगा लॉग ऑफ डी ऑफ एक्स को प्लस क्या, लॉग ऑफ 1 माइनस डी ऑफ जी ऑफ जेड को। ठीक है, ये हो गया, ये ब्रैकेट है। ठीक है, इसको सीमा समझना, ये हो गया। ठीक है, अब चलो ये तो हमने देख लिया डिफरेंशिएटर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, डिफरेंशिएटर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देख लिया और समझ लिया कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए। अब जनरेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। जनरेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखो जनरेटर का मेन काम क्या है। देखो जनरेटर का मेन काम ये है कि जो हमारा सैंपल डेटा सेट है वो ऑब्जेक्ट जो हमारा एक्चुअल डेटा सेट है उससे क्लोजली रिसेंबल करे। तो अब हमने यहाँ देखना, यहाँ हमने ऊपर एक चीज कंसिडर की थी कि अगर जो हमारा एक्चुअल से जो आ रहा है उसको हम 1 से डिनोट करेंगे और हमारे जो फॉल्स से आ रहा है, यानी कि अगर जो हमारा जनरेटेड से डेटा आ रहा है उसको हम 0 लिखेंगे। ठीक है, तो अब देखो अगर जनरेटर को अपना काम करना है, इसको अगर मैं ऐसे लिखूं, इफ जनरेटर हैज टू पुल डिस्क्रिमिनेटर, ठीक है, देन क्या करना पड़ेगा उसको क्या करना पड़ेगा, उसको ये वाली जो वैल्यू है ना डी ऑफ जी ऑफ जेड की, इसको 1 करना पड़ेगा।
देन डी ऑफ जी ऑफ जेड इज इक्वल टू 1। ऐसा क्यों? देखो जनरेटर का काम क्या होता है? डिस्क्रिमिनेटर का फुद्दू काटना। डिस्क्रिमिनेटर का फुद्दू काटने से मतलब है कि उसको ऐसा डेटा सेट प्रोड्यूस करना है कि डिस्क्रिमिनेटर क्लासीफाई ना कर पाए कि ये अलग है और ये अलग है। डिस्क्रिमिनेटर को ऐसा करना चाहिए कि हाँ ये भी सेम और ये भी सेम है, दोनों में फर्क क्या है। तो ये कब होगा? ये तब होगा जब ये वाली जो यहाँ पे जो हम वैल्यू 0 लिख रहे हैं ना, अगर ये 1 आ जाए, देखो अब सोचे देखो, अगर ये 1 आ गई तो क्या होगा? ये भी 1 है, ये भी 1 है, डिस्क्रिमिनेटर के पास ये भी जाएगी, डिस्क्रिमिनेटर के पास ये भी जाएगी, तो वो 1 और 1 को डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा। अगर 0,1 जाएगी तो वो तो बता देगा कि हाँ भैया ये 0 है, ये 1, दोनों डिफरेंट क्लासों में है। पर अगर दोनों 1 1 जाएगी तो क्या वो डिफरेंशिएट कर पाएगा? वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए तो इसके लिए क्या होना, इस वैल्यू को 1 होना पड़ेगा। बट अगर ये वाली वैल्यू अगर हमारी 1 हो गई, ठीक है, मान लो अगर ये वाली वैल्यू हमारी 1 हो गई, तो इस फंक्शन को अगर तुम देखोगे, मैं इस फंक्शन को अगर यहाँ लिखूं तो log ऑफ 1 माइनस डी ऑफ जी ऑफ जेड, ठीक है, ये बनेगा log ऑफ 1 माइनस 1। 1 माइनस 1 का मतलब ये पूरा फंक्शन क्या बनेगा? log ऑफ 0। log ऑफ 0 से मेरा क्या मतलब है? log ऑफ 0 होता है e की पावर माइनस इंफिनिटी, ठीक है। तो ये माइनस इंफिनिटी की तरफ जाएगा, मतलब बहुत ही ज्यादा छोटा हो जाएगा। तो अगर अगर तो क्या मैं मोटा मोटा ये कह सकता हूँ इस पॉइंट पे, जूम आउट कर दो, कि क्या मैं ये कह सकता हूँ कि इफ जनरेटर हैज टू फुल डिस्क्रिमिनेटर देन ये वाली वैल्यू तो 1 होनी चाहिए, एंड log ऑफ 1 माइनस डी जी ऑफ जेड हैज टू बी मिनिमम। क्या ये मेरा कहना सही है? खुद सोचो ना यार, जितनी कम ये वैल्यू होगी, जितनी कम ये वैल्यू होगी, उतना ज्यादा डी ऑफ जी ऑफ जेड की वैल्यू बढ़ेगी। जितना ज्यादा डी ऑफ जी जेड ऑफ की वैल्यू बढ़ेगी, उतना मुश्किल हो जाएगा डिस्क्रिमिनेटर के लिए इन दोनों के बीच को डिफरेंशिएट करने में। ठीक है, तो अब देखो मैंने क्या, अब इसको थोड़ा समराइज करते हैं। ठीक है, समराइज करने के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि पहला तो मैंने बोला कि जनरेटर को अपना डिफरेंशिएटर को अपना काम करने के लिए हमें मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। एंड देन मैंने यहाँ पे बोला कि जनरेटर को अपना काम बढ़िया करने के लिए मिनिमाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे क्या निकला मेरा मतलब, तो इससे अगर मैं एक मिनट इस इक्वेशन को थोड़े बार फाइनल लिख देते हैं। इस इक्वेशन से मेरा मतलब है कि मुझे मिनिमाइज करना पड़ेगा log ऑफ डी ऑफ एक्स को प्लस log ऑफ 1 माइनस डी ऑफ जी ऑफ जेड को। ठीक है, देखो यहाँ कंफ्यूज मत होना, इसको मिनिमाइज करने से कोई इसको में तो मिनिमाइज क्यों नहीं कर सकते? क्यों? क्योंकि भैया हमें वैल्यू पता ही नहीं है। ये मैंने सिर्फ यहाँ पे ऐसा कांस्टेंट दिखाने के लिए रख दिया है कि मुझे मतलब इस पूरी वैल्यू को कम करना है। तुम इसको मिनिमाइज नहीं कर सकते अंडर कोई सर्कमस्टेंसेस। ज्ञान इस वैल्यू को मिनिमाइज नहीं कर सकता क्योंकि इसको तो वैल्यू मिल रही है, बाकी सारी वैल्यू जनरेट कर रहा है तुम्हारा ज्ञान का जो वो है नेटवर्क है, बट जो एक्चुअल डेटा सेट है वो तो तुम्हें मिल रहा है ना, वो कैसे तुम मिनिमाइज कर पाओगे? ठीक है, ये सिर्फ मैंने शोकेस के लिए यहाँ पे लिखा था। ठीक है, ठीक है, तो अब मैंने ये बोला, मोटा मोटा अर्थ ये निकला कि हमारे GNN को बढ़िया फंक्शन करने के लिए, बढ़िया फंक्शन करने के लिए हमें डिफरेंशिएटर को मैक्स करना होगा और जनरेटर को मिनिमाइज करना होगा। ठीक है, तो इसका अर्थ ये निकला कि जो हमारे अब जो हमारा फंक्शन बनेगा, अब जो हमारा फंक्शन हमारे सामने बन के आएगा वो होगा मिनिमम ऑफ g मैक्सिमम ऑफ d इज इक्वल टू log ऑफ d ऑफ x प्लस log ऑफ 1 माइनस d ऑफ g ऑफ z। ठीक है, ये है हमारा मोटा मोटा फंक्शन। ये कब होगा? ये इसके लिए इस वाली वैल्यू को मिनिमाइज होना पड़ेगा, इस वाली वैल्यू को मैक्सिमाइज होना पड़ेगा। ठीक है, मैक्सिमम होना पड़ेगा और इस वाली वैल्यू को मिनिमम होना पड़ेगा। ठीक है, बट चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, इतना तुम्हें क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, बट अब ये देखो कि स्टार्टिंग में जब मैंने समझाया था तुम्हें, तो मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था हम एक सिंगल सा डेटा सेट हम एक सिंगल डेटा सेट उठा रहे हैं, बट
कभी भी ज्ञान में सिंगल डेटा सेट तो होगा नहीं, ज्ञान में पूरा का पूरा जाएगा। अब पूरा का पूरा जाएगा तो हमें सबका तो हमें इन सबको कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब हम इन सबको कंसिडर करेंगे तो इसकी इक्वेशन थोड़ी चेंज हो जाएगी, इसकी इक्वेशन चेंज होके बनेगी ये। इसको हम लिखेंगे मिनिमम ऑफ जी मैक्सिमम ऑफ डी, जी कॉमा डी के रिस्पेक्ट में होगा। इसकी वैल्यू बनेगी एक्सपेक्टेशन ऑफ log of dx प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ log of 1 माइनस डी जी ऑफ z, ठीक है। ये बनेगी फाइनल हमारी फाइनल वैल्यू है, जो हमारा लॉस फंक्शन है। लॉस फंक्शन जो होता है ना ज्ञान के केस में, जो तुम्हारा लॉस फंक्शन होता है, एक मिनट इसको अंडू करते हैं। ज्ञान के केस में जो तुम्हारा लॉस फंक्शन होता है ना वो ये बन के आता है, वो ये बन के आता है लॉस फंक्शन, ठीक है। इसको याद रखना, ठीक है, इसको समझ लो, ठीक है। अगर तुम्हें समझ में नहीं आया तो एक बार दोबारा से क्विक रिकैप करते हैं, ठीक है। क्विक रिकैप करते हैं। हमने सबसे पहले ये डिफाइन करें कि ये इन सारे वर्ड्स का मतलब क्या होता है। हम पहले जनरेटेड सैंपल लेंगे, उसको जनरेटर के थ्रू पास करेंगे, फिर जो हमारा एक्चुअल सेट है और जो हमारा जनरेटेड सेट है उसको डिफरेंशिएटर के पास थ्रू पास करेंगे। वो कोई प्रोबेबिलिटी जनरेट करेगा और उन दोनों को डिफरेंशिएट करने की कोशिश करेगा। फिर हमने क्या करा, फिर हमने यहाँ पे बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी लगा के उसका फॉर्मूला लगाया। फिर हमने दो वैल्यूज निकाली, एक तो हमने निकाली जब हमारे पास रियल डेटा सेट होगा, एक हमने तब निकाली जब हमारा गलत डेटा सेट होगा, यानी कि जनरेटेड के लिए। यानी कि हमने पहली बार तो रियल डेटा सेट के लिए निकाली एंड दूसरी बार हमने जनरेटेड सैंपल के लिए निकाली। तो हमारे पास दो वैल्यूज आ गई। फिर हमें पता चला कि भैया अगर हमें इन दोनों को ढंग से फंक्शन करवाना है ना, अगर हमें इन दोनों को ढंग से फंक्शन करवाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। तो हमने ऐसी ऐसी वैल्यूज निकाली जिन पे इन सब की वैल्यू मैक्सिमम हो जाए। उसके बाद हमने देखा कि ये जो सारा केस था ये तो डिफरेंशिएटर के लिए था। अब जनरेटर के लिए भी हमें केस देखना है, तो हमने जनरेटर के लिए निकाला और उससे हम पता चला कि अगर हमें जनरेटर निकालना है तो हमें मिनिमाइज करना पड़ेगा ये वाला फंक्शन log 1 ऑफ डी जी ऑफ z को हमें मिनिमाइज करना पड़ेगा। ये हमने निकाला, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करा, हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई। हमने उन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करके लिख दिया एक फंक्शन में, एक पूरे एक ढंग के फंक्शन में ये लिख दिया। बट फिर हमने देखा कि ये तो एक डेटा सेट के लिए था, हमें 1000 डेटा सेट या 100 डेटा सेट 100,000 डेटा सेट हमारे उसमें, तो हमें इन सबका समीशन लेना पड़ेगा, यानी सबकी एक्सपेक्टेशंस लिखनी पड़ेगी। प्रोबेबिलिटी में एक्सपेक्टेशन होती है। तो हमने फिर एक फाइनल हमने लॉस फंक्शन निकाला हमारा ज्ञान का लॉस, हमने ज्ञान के लिए लॉस फंक्शन निकाला जो था e एक्सपेक्टेशन ऑफ log ऑफ d ऑफ x प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ log ऑफ 1 माइनस d ऑफ g ऑफ z, ठीक है। इसमें dx क्या होता है, d g ऑफ z क्या होता है ये तुम्हें पता है, ठीक है। तो दैट्स इट, ठीक है। अब इसकी अगली वाली वीडियो में हम क्या देखेंगे, इसकी अगली वाली हम वीडियो में देखेंगे इसके पीछे का इंट्यूटिव लॉजिक क्या है, और हम इसको थोड़ा ऑप्टिमाइज करेंगे। हम ऐसी वैल्यूज निकालेंगे डी और जी की जिसपे हमारा जो जनरेटर है वो बहुत बढ़िया काम करेगा, डिफरेंशिएटर बेकार काम करेगा। क्योंकि अल्टीमेटली हमारा गोल क्या है, डिफरेंशिएटर को बेकार तो काम करवाना है। जितना बेकार डिफरेंशिएटर काम करेगा उतनी बढ़िया हमारी वैल्यूज होंगी, ठीक है। तो ये रहा, ठीक है। तो ठीक है, ये तो हमने कर लिया। अब क्या करें, अब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। अगर कोई डाउट हो या कुछ समझ में ना आ रहा हो तो कमेंट करें, ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये वाला पार्ट तो मुझे समझ में नहीं आया, या ये वाला पार्ट तो कहीं सुना नहीं है मैंने, ये वाला एकदम से मेरे को नया ऐसा लग रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, हमारी पहले की वीडियोस देखिए, वहां से आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर आपको और ज्यादा मशीन लर्निंग डीप लर्निंग का कंटेंट चाहिए तो नार्डोस पे जाइए। नार्डोस में हमने पूरा मशीन लर्निंग का कंटेंट वहां पे डाल दिया है आप लोगों के लिए। वहां आपको आर्टिकल्स मिलेंगे, वीडियोस मिलेंगे समझने के लिए आपको। फिर आपको उनसे अच्छे उसका हमने प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन दे रखा है, आप वो समझिए, प्रोजेक्ट्स बनाइए, अपने रेज्यूमे में डालिए, फिर रिक्रूटर्स को दिखाइए, ये सब करिए, ठीक है। ठीक है, तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस, आई विल टेक माय लीव नाउ, बाय।